कैसे आ गया, यह सवाल पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा। तभी हमने कहा ना कि हम पढ़ने वाले लोग हैं, तुम जो कह दोगे वो नहीं मान लेंगे, और विरोधी लोग तो कभी अच्छी बात आपको बताएंगे नहीं साहब। मेरे बस साथी ध्यान से सुनिए, हमें गम नहीं कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन तर्क इस बात पे आता है कि हमारे बोलने से अगर एक युवा साथी, एक युवा बहन के अंदर क्रांतिकारी और बाबा साहब का मिशन पे चलने के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो समझिए आपका मिशन और आपका बोलना सफल हुआ। तो इसलिए समझिए कि उनका सब चीज है, यह सिर्फ एक चुनाव का प्रोपेगेंडा है, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो संविधान खतरे में है, और संविधान इसलिए खतरे में है। साहब सुनील बाबू साहब ने कहा कि बाबा साहब कहे थे कि जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिंदा रहेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उन पे तमाम अपवाद बताया जा रहा है। लेकिन बता दीजिए कि तुम मूर्तियां तोड़ोगे, लेकिन बाबा साहब का बहुजन विरासत का जो विचारधारा है ये लहू में बह रहा है, उस लहू को तुम कैसे तोड़ोगे? क्योंकि विचारधारा कभी मरती नहीं है और विचारधारा जीवन पर्यंत चलती रहती है। और बाबा साहब को तो हम हर रोज इस लहू में हम जिंदा रखते हैं, हम जिंदा रखते हैं। मेरे समाज के लोगों, ये तय करके जाइए कि बाबा साहब ने कहा कि हमको मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको किताबों में ढूंढो। किताबों में ढूंढने के लिए क्यों कहे? किताबों में ढूंढने के लिए इसलिए कहे क्योंकि जब संविधान सौंप रहे थे संविधान सभा में, तो बाबा साहब बहुत ही मुस्कुराते हुए निकले कि सत्ता पे बैठे जो उस समय लोग थे, मनवादी लोग थे, संविधान विरोधी लोग थे, वो लोग ने कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तो बाबा साहब बहुत ही मुस्कुराते हुए कहे कि मैं प्रसन्न क्यों न हो, जिसकी लड़ाई पैदा होने से ही 5 वर्षों से ही, यानी जब से हम विद्यालय जाने के सोचे तब से वो लड़ाई शुरू हो गई। हमने जो छुआछूत देखा है, हमने जो गरीबी अमीरी देखा है, हमारी माँ बहनों को जो तन ढकने के लिए अधिकार नहीं था, जो तमाम जमातों को पानी पीने के लिए हमको अधिकार नहीं दिया जाता था, और सभी संघर्षों को एक किताब में नहीं करके मेरे समाज के लोगों, हम संविधान आपको सौंप के जा रहे हैं। उस संविधान को उठा के पढ़ लेना, आपकी हर दर्द की दवा इस इलाज इस किताब में देके जा रहे साथियों। इसलिए बाबा साहब कहे कि हमको मूर्तियों में मत ढूंढो, हमको किताबों में ढूंढो, क्योंकि किताबों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हर अधिकार हर हुक्म आपको दे दिए साहब। अधिकार अगर पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो अपना अधिकार लेना जान जाएंगे साहब। तो इसलिए गलत मार्ग को छोड़िए और विद्यालय वाला सही मार्ग को अपनाइए साहब। और जिस दिन हम लोग पढ़ने लगेंगे उस दिन बाबा साहब का वास्तविक संविधान, बहुजन महापुरुषों का वास्तविक विरासत बचाते हुए नजर आएंगे साहब। अन्यथा कोसों कोसों दूर बहुजन विरासत से दूर हो जाएंगे साहब। तब मैं कहता हूं कि हे भारत तेरवा जगो, हे भारत तेरवा जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। हे भारत तेरवा जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। और 100 ग्रंथों का एक ग्रंथ, 100 ग्रंथों का एक ग्रंथ संविधान बताने आए हैं, संविधान बताने आए हैं। मेरे युवा साथियों, एक पीड़ा है, एक दर्द है। आप महसूस करिए कि हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट है, विद्यालय है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, अधिकार भी है, फिर भी हम और आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे? पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम शिक्षा पे बात करेंगे इसलिए क्योंकि जिस शिक्षा के दम पे, जिस व्यक्ति को
को एक किताब लिखने का अधिकार नहीं था साहब। और उसी शिक्षे के दम पे ही ना बाबा साहब ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा किताब लोकतांत्रिक संविधान आपको लिख के गए। किसका बल था? वह शिक्षा था साहब, शिक्षा था, शिक्षा था, शिक्षा था। बाबा साहब कहे कि संसद की दरवाजे को खोलो, संसद की चाबी को ले लो, तुम्हारे शरीर समस्याओं का हल हो जाएगा। और उसी में मैं भी कहता हूँ, मैं जोड़ता हूँ, जहां तक मानना है कि शिक्षा को पहले ग्रहण करोगे तभी तो संसद जाओगे साथियों। तो सर्वप्रथम हमको शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कहते कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। तो साहब धनराज पूछता है कि शिक्षा कहाँ जा रहा है? सब चीज है, फिर भी हम और आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे साहब? यानी अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये तय होता है कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है, आप झूठे अम्बेडकरवादी है कि नहीं है? अगर बड़े भाई हमारे हैं, या कहें कि धनराज पानी लाओ मैं पानी ना दो, या कहें कि तुम इलाहाबाद छोड़ के बलिया जाओ मैं बलिया ना जाऊं, अगर इनकी कही गई बात मैं कही गई बात एक भी न मानो तो कैसे मैं कह दूंगा कि भैया को मैं बहुत मानता हूं, और भैया भी कहेंगे कि धनराज एक नालायक बेटा है। तो बाबा साहब का लायक बेटा बनना पड़ेगा। बाबा साहब अगर सच्चे नुआई बनना चाहते हैं तो उनकी कही गई एक बात को अपने जीवन में क्रियान्वित तरीके से, सही ढंग से इस धरातल पे उतारना पड़ेगा साथियों। तब जाके मैं गर्व से कहूंगा कि हम सच्चे अम्बेडकरवादी है। तब मैं गर्व से कहूंगा कि पढ़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो पढ़ाई करने को, और लड़ो समाज बदलने को, और लड़ो समाज बदलने को। क्योंकि वर्तमान की स्थितियां कर रही है कि तुम लड़ो, तुम लड़ो। क्योंकि बाबा साहब भी कहते कि मान स्वाभिमान और सबसे बड़ा अधिकार मानने से नहीं मिलेगा। तुमको उनके गिरफ्तार में आंख डाल के सत्ता से सवाल करके अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। और अधिकार तभी छीन पाएंगे जब हम पढ़ेंगे। तब हम जब पढ़ेंगे तो अपने हक हुकूक की लड़ाई की बात करेंगे साहब। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत माताएं चली गई है, लेकिन मेरी माँ दो लोग सुनाई दे रही। यह संकल्प लीजिए कि असली जो गाना है सोना चिड़िया हीरा जवाहरात नहीं, असली गाना माता जी आपका बेटा धनराज बोल रहा है, मेरी बहन तुम्हारा भाई बोल रहा है, एक दर्द में कह रहा हूं साहब कि असली गाना है आपका उन लड़का को पढ़ाना सबसे बड़ा गाना साहब है कि नहीं साहब? क्योंकि जब लड़का पढ़ लेगा तो माता जी को बोलने की जगह 10 लाख का गहना भी खरीदवाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनवाएगा, और लग्जरी फॉर्च्यूनर से लेके ऑडी से लेके गाड़ियां भी दिलवाएगा। फिर मान स्वाभिमान बाबा साहब का जो दिया गया वचन था, मान सम्मान स्वतंत्रता बंधुत्व भी हमको मिल जाएगा। तो उससे पहले हमको पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, शिक्षा को लेना होगा साहब। क्योंकि शिक्षा जिस दिन ले लेंगे उस दिन नरेंद्र मोदी का उससे बड़ा भी कोई इस भारत का तलसा हिटलर होता तो धनराज उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता कि रोजगार कहाँ है यह बतलाओ, बहन बेटियों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है सरकार, तुम बतलाओ, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा यह बतलाओ, भारत लोकतांत्रिक है उस संविधान पे हत्या क्यों हो रही है यह तुम बतलाओ। यह तब होगा जब धनराज पढ़ेगा, तब होगा, और जब धनराज पढ़ाए तभी जाके तो हम बोल पाएंगे। अगर मैं विश्वविद्यालय से फिलॉसफी का स्टूडेंट नहीं होते तो मैं कैसे बोल पाता साहब? मैं भी कभी माइक पे नहीं बोल पाता। कल हम सिपाही दरोगा से डरते थे साहब, लेकिन उस शिक्षा का है कि अब सिपाही दरोगा छोड़िए, जब इलाहाबाद हम लोग बड़ी बड़ी आंदोलन करते हैं
तो जिलाधिकारी से बड़ा कमिश्नर 4-4 जिलों का होता है। वो भी बुला के जिलाधिकारी सभागार में मीटिंग करता है और आंखों में आंखें डाल के मैं बात करता हूँ कि अगर तुम शिक्षा खत्म कर दोगे तो हम अधिकार की बात कैसे करेंगे। तुम शिक्षा को खत्म कर दोगे तो फिर हमारा भी तो जीवन भेड़ बकरी जानवरों के समान हो जाएगा। मैं कहा कि इससे बढ़िया है कि 400% फीस जो बढ़ा दिया गया था विश्वविद्यालय में, एक महीना हमने लड़ाई लड़ा लेकिन तनाशाहों के जूझ नहीं देना। ये तनाशाह सरकार सोचिए, इतनी तनाशाह है कि आप उधर बाबा साहब का में दिया गया संविधान में अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा कहा गया और हृदय व आत्मा में यह कहा गया, बाबा साहब इसलिए दे के गए कि जब भी रोजी रोजगार बांध बेटियों की बात आए और आपको न मिले तो उस अधिकार के द्वारा कचहरी से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन ये सरकार विकलनशाही की सरकार जो सरकार चल रही है आपको आवाज को दबाने का काम कर रही है, उस संविधान को भी खत्म करने की बात कर रही है। तब धनराज कहता है कि आपका संविधान खतरे में है, इसे बचा लो क्योंकि आपके अनुच्छेदों के साथ संशोधन किया जाएगा। ये तरफ हमारे मसीहा बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा से उन्हीं का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और एक तरफ ये बाबा बुलडोजर की सरकार से केंद्र की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार आती है तुरंत 0 फीस बंद कर देती है। कभी आपने सोचा कि 0 फीस क्यों बंद किया? साहब मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जब 0 फीस था तो हमारा आपका समाज का लड़का बीएड, पीटीसी, एलएलएम, बीएलएड, डीएलएड तमाम जो भी डिप्लोमा कोर्स होता था उसको कर लेते थे, फिर नौकरी पा लेते थे तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगते थे। साहब इस शिक्षा को हम और आप नहीं समझ पाए, लेकिन जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो सदियों से हमको दबाए हुए लोग हैं, वो लोग समझ गए और जैसे शिक्षा जैसे उनकी सरकार आई तुरंत 0 फीस खत्म कर दिया। उनको एहसास हो गया कि जो ये दबे कुचले समाज के लोग थे, जो काम करते थे, अब इनका लड़का तो डॉक्टर, एसपीडीएम, एमपी, एमएलए बनने लगा है, इसलिए 0 फीस को खत्म कर दो। ना पढ़ेंगे, ना नौकरी पाएंगे, ना अधिकार की बात करेंगे, ना स्वाभिमान की बात करेंगे। और यहाँ तक नहीं रुका साहब, इसके बाद भी लगा 0 फीस खत्म करने के बाद कि फिर भी सनी गौतम जैसे लोग, धनराज जैसे लोग विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ ले रहे हैं, यह उनकी मानसिकता है। जब तमाम तबके के 95% लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जाके बलिया, बरेली, गाजियाबाद कमा के 15,000 रुपया में से 5,000 रुपये लड़के को भेजते थे इलाहाबाद की तमाम जगहों पे तो पढ़ते थे, उनको भी ये रास नहीं आएगी, ये समझना होगा। फिर क्या कहते हैं, फिर नई शिक्षा नीति लाते हैं 2020-21 में, और नई शिक्षा नीति में भैया लागू करते हैं कि फीस को, शिक्षा को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि जमीन भी बिक जाए, बाहर भी कमाने जाए, उसके बाद भी दबे कुचले SC/ST माइनॉरिटी के लड़के पढ़ ना पाए। विश्वविद्यालय में नया फरमान आया, जो फीस 4,000 लगता था वह फीस इस साल से 16,000 लगने लगा। सोचिए, सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर उसी को दे देंगे, फिर आप कहेंगे यार हमसे गलती हो गया। तो साहब गलतियां कब तक करेंगे? आपकी गलतियां किस पे जाएगी? आप तो पढ़ लिए हैं, ये तो नौकरी कर रहे हैं, ये जो भी छोटे पे गए हैं, वो गलतियां आने वाली पीढ़ियों पे, ये जो छोटे बच्चे दूर दिखाई दे रहे हैं, जो 3-4 के लड़के, उन पे प्रभाव पड़ेगा। साहब सोचिए क्यों? क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है, क्योंकि शिक्षा हक और हुकूम की लड़ाई की बात करता है, और सबसे बड़ी बात शिक्षा संविधान और विरासत को बचाने की बात करता है। साहब इसलिए ये चाहते हैं कि शिक्षा को खत्म करना चाहिए, इसलिए हमको रात को भी ये लहू के दूध से कहिए कि लहू में पानी नहीं है। बाबा साहब का ये
बिरसा फूले, अम्बेडकर और जय भीम इनकलाब करते हैं। और मैं कहता हूँ जब जय भीम की बात आती है तो हत्या रोकने की बात आता है, जब जय भीम की बात आती है तो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, और जय भीम जब बात आती है साहब तो बहुजन कारवा का जो होगा है उसको आगे बढ़ाने की बात आती है साहब। जय भीम दो शब्द नहीं है, जय भीम पूरे प्रमाण से बना हुआ वो जय भीम है जो कहता है कि बोल लो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम्हारी जीत नहीं हो सकती साथियों। तब मैं कहता हूँ अरे निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, क्योंकि वर्तमान की स्थितियां कह रही है कि आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लड़ेंगे साहब तो ये संविधान जीते जी खत्म कर देंगे साहब। तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब संविधान खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो कम से कम लड़ना सीखिए, क्योंकि इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, इतिहास कभी कायरों का नहीं लिखा जाता है। तो कम से कम आप पढ़ेंगे तो ये बता पाएंगे जब ये सरकार संविधान पे हमला कर रही थी, ये मनवादी लोग जब हमारे समाज पे हमला कर रहे थे, शिक्षा को खत्म कर रहे थे, तब इनके आंखों में आंखें डाल के हम अगले कतार में हम लड़ रहे थे, इनकलाब के बल पे बहुजन विरासत को बचाने की बात कर रहे थे। और जब इतिहास लिखने की बात आएगी तो पहला इतिहास आपके नाम का लिखे जाएगा साहब। क्यों, कब तक नारों में रखेंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके पूरेंगे, करेंगे पूरा, कब पूरा भैया बताए कि बाबा साहब अपने अथक प्रयासों से जब संविधान दिए और जब बाबा साहब को साहब ये महसूस हो गया, जिससे हम लोग की तबीयत खराब होती तो महसूस हो जाता है कि अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, तमाम रोग हो गए थे बाबा साहब को, तो उनके महसूस हो गया और नम आंखों से गए अपने साथियों से कि मैं संविधान तो दे के जा रहा हूं और मैं यहीं से मैं जा रहा हूं, मैं जाने वाले हूं। ये मेरे समाज के लोगों, ये मेरे साथियों, मेरे देश के लोगों, इस कारवा को अगर आगे मत बढ़ा पाना, दर्द को महसूस करिए नम आंखों से। मैं तो अब जा रहा हूं, हमारा तो सपना था कि हर घर में नौकरी हो, हर बेटा बेटी सुरक्षित हो, समानता का व्यवहार, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व तथा स्थापित हो, लोकतंत्र से राजा पैदा हो, सब देख के तो जा रहा हूं, लेकिन वास्तविक धरातल पर हम नहीं देखते। तो नम आंखों से कहता महसूस करिए कि किस दर्द में कह के गए कि मैं संविधान को दिया और यहीं से मैं इस कारवा को छोड़ के जा रहा हूं। इस कारवा को बढ़ा मत पाना तो कम से कम पीछे भी ढके मत देना। लेकिन वर्तमान में आप यह महसूस करेंगे तो आपका संविधान को सौ दूर होता जा दिखाई दे रहा है। आपके संविधान पर हमला हो रहा है। इस संविधान में प्राइवेटीकरण क्या है? गुलाम बनाने का दूसरा तरीका है प्राइवेटीकरण करना, यानी संविधान पे हमला करना। क्योंकि एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का बेड़ियों का एहसास करा दो, वो बेड़ियों को खुद तोड़ के आजाद हो जाएंगे। और एक तरफ ये मनवादी लोग, ये सत्ता विरोधी लोग, ये संविधान विरोधी लोग आपको और हमको पुनः एक बार गुलाम बनाने का दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। इसलिए सचेत हो जाइए, इसलिए साथियों सचेत हो जाइए। वर्तमान में युवा लोग हो, अपने दोस्तों से, मित्रों को, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से सबसे बताइए कि अब हम पढ़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। 75 साल भारत को आजाद हो गया, लेकिन धरातल पे बाबा साहब का मिशन नहीं कर पाएगा। अब हम उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और साहब धनराज को जब पुकारेंगे तब आपके साथ आएगा। आपको लगता है कि धनराज ऐसे बोलते नहीं था? 36 मुकदमा है, सनी भाई से पूछिए, 36 मुकदमा है, 4 बार दैनी जेल जा चुके हैं, 28 दिन रह चुके साहब। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि 36 नहीं मुकदमे, 36,000 मुकदमा भी लागना पड़े तो मैं अपने ऊपर ला दूंगा। और 4 बार नहीं 40,000 भी जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुजन समाज का खाता हो तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ना भी हमारा दृढ़ कर्तव्य संकल्पित है। और प्रशासन के लोगों ने कहा कि धंधा
यही सासों की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था। पासी समाज की बिटिया थी, 2 दिन लगातार धरना दिए। अंततः प्रशासन चाहिए कि जब तक धंधा नहीं हटेगा तब तक लाश नहीं हटेगा। और हम भी तो अम्बेडकर के वंशज हैं, हम नहीं हटे। लेकिन ये हिटलर शाही लोग, ये तानाशाही लोग, ये संविधान विरोधी लोग, ये दलाल प्रशासन के लोग जबरदस्ती 10 से 15 लोग हमको उठा के वहां से लेके गए। कहा ये कि तुमको वहां से हम राजनीति छोड़ा देंगे, इतना मारेंगे थाने में। हमने भी मन में कहा कि तुमको क्या पता कि बाबा साहब का लहू है, बाबा साहब के कर्तव्य पे चलने वाला वो धनराज है। मैंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी लाठियां धनराज की हड्डियां तोड़ सकती है, धनराज के हौसले को नहीं तोड़ सकती है। तुम हमको जेल में कैद कर सकते हो, लेकिन बहुजन विरासत की विचारधारा को कैद नहीं कर सकते साथियों। तो आइए साथियों, एक साथ होकर वास्तविक बहुजन मिशन मूवमेंट की इस कारवा को हम आगे बढ़ाते साथ तमाम इतिहास पढ़ेंगे। सभी हमारे बहुजन महापुरुषों का इतिहास यही है कि लड़ो, आगे बढ़ो। आपने सुना प्रगति चक्र लेती रहती है, गोले में होता रहता है। भैया ने कहा कि हम कभी राजा थे, अशोक सम्राट, फिर हम फकीर हुए तमाम के चंदों के कारण, फिर से हम राजा बन सकते हैं। ये इतिहास आपका दोहरा रहा है, इतिहास आपको पुकार रहा है कि उठो लिखो दीवानों पे कि हम इस देश के शासक हैं। और मेरे नौजवान साथियों, लिख दो इस देश के दीवानों पे कि हम इस देश के शासक हैं। तब मैं कहता हूँ कि संघर्षों के साये में इतिहास हम सबका पलता है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। मेरे साथियों, मेरे साथियों, बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूँ जो मैंने 4 पंक्ति समर्पित किया, और इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि दादा को परदादा को माननीय मसीहा कांसी राम साहब से लेके तमाम बहुजन महापुरुषों को जो करना था वो कर दिए। बहन, बहुजन महापुरुषों को जो करना था वो कर दिए। अब बारी है हमको रात को लड़ने की। ये बताइए, हमारे साथ कोई घटना घटेगी तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांसी राम कोई आके लड़ेगा नहीं ना साहब। समाज की लड़ाई हमको रात को मिलके लड़ना पड़ेगा, और जब तक संगठित नहीं होंगे लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आइए भाईचारा की उस जो कांसी राम साहब ने उस दौर में 85 को दौड़े, साइकिल चला चला के, आज रोटी खा खा के, उस तरह हमको फिर से भाईचारा उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब तक संगठित नहीं रहेगा साथियों, हम लड़ाई नहीं जीत पा रही। और वर्तमान की स्थिति करिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ साथियों कि बचा लो। देख रहे हैं ना, कोई FIR आपका थाने में लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है साहब, आपका शासन नहीं है। हमको आपको शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा तो फ्री में मिलना चाहिए। जो भारत का भविष्य लिखा जाता है, जो योगी और मोदी सरकार कहती है कि सशक्त राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, तो मजबूत राष्ट्र बनाने में युवाओं को पढ़ना पड़ेगा साहब ना। लेकिन ये झूठी आजादी है, ये झूठी राष्ट्रभक्ति है। तब मैं कहता हूं कि हमको आजादी चाहिए छुआछूत से, हमको दूसरी आजादी चाहिए ये संविधान विरोधी लोगों से, हमको दूसरी आजादी चाहिए बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी से, हमको दूसरी आजादी चाहिए बढ़ते हुए नफरतों की बंदोरियों से, हमको वैसी आजादी चाहिए जैसी आजादी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिख के गए थे कि हम भारत के लोग स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय से समानता के आधारित हर लोगों को मिलेगा। और बाबा साहब एक बात और कहते गए साहब, ध्यान से सुनिए, राजनीतिक आजादी तो मैं दे के जा रहा हूं, राजनीतिक आरक्षण दिए, राजनीतिक आजादी दे के जा रहा हूं, आर्थिक आजादी भी दे के जा रहा हूं। आर्थिक आजादी और राजनीतिक आजादी का मतलब क्या रह जाएगा? उन्होंने कहा कि इन दोनों से सबसे ज्यादा
आजादी वो जरूरी है, वो सामाजिक आजादी जरूरी है साहब। और सामाजिक आजादी संविधान में नहीं मिलेगा। सामाजिक आजादी संविधान के बलबूते हमको आपको पढ़ के अधिकार की लड़ाई लड़के सामाजिक आजादी लेना पड़ेगा। बाबा साहब राजनीतिक और आर्थिक दे दिए और अब हमको पारी है सामाजिक आजादी की लड़ाई को लड़ने की साहब। ये दर्द को समझिए, फिर अगले पंक्तियों में ये सोचिए कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब क्यों चले हमारे और आपके लिए। अब मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा कांसीराम पे लाके। अगर मैं सोचूं कि मिशन तो पूरा हो गया, कांसीराम साहब ये वालों की नौकरी कर रहे हैं, भारत आजाद हो चुका था, भारत को संविधान मिल चुका था। फिर हमारे मसीहा सामाजिक परिवर्तन के महलाए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबको सत्ता का स्वाद चखाने वाले माननीय मसीहा कांसीराम साहब को साइकिल चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? कि उनको यह एहसास हुआ कि बाबा साहब का संविधान कोसों दूर है, बाबा साहब का शिक्षा घर घर में नहीं पहुंचा है। फिर से बाबा साहब के संविधान को धरातल पे करना था। तब जाके माननीय कांसीराम साहब ने निश्चय लिया, संकल्प लिए कि आज से घर बार कभी नहीं जाएंगे, कभी अपने मम्मी पापा दादा भाई भतीजा सगे संबंधियों से नहीं मिलेंगे। सोचिए कितना बड़ा संकल्प। ये उनकी नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दिए, घर बार सब चीज डालते, किसके लिए? कभी महसूस किए साहब मेरे युवा साथियों, हमारे और आपके लिए अपना घर बार त्याग के दिन रात साइकिल चला के समाज में बताने लगे, नीला झंडा बताने लगे कि नीला झंडा लहराने लगे कि अब हमको सत्ता की तरफ बढ़ना है, अब हमको संविधान को धरातल पर उतारना है। तब लोगों ने कहा, जब कांसीराम साहब चला के आने लगे तो लोगों ने कहा कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अम्बेडकर के भेष में दूसरा कांसी नाम आया, देखो देखो कौन आया। तो अम्बेडकर के भेष, कांसीराम के भेष में डॉक्टर अम्बेडकर साहब। किसके लिए? एक बात पंजाब में साहब बहुत मार्मिक है। एक पंजाब में सोचिए कि परिवार का जो बड़ा लड़का है, जिससे परिवार को बड़ी उम्मीदें होती, वो लड़का घर बार त्याग देता और समाज में। और जब उनकी माता को यह एहसास हुआ कि हमारा लड़का इस पंजाब में एक कार्यक्रम करने ऐसे जा रहा है, तो उनकी माँ करीब 5,000 की भीड़ में चहचहाती धूप में उस मंच पे पहुंची और पहुंच के कहीं न माँ को कारे कंसिया, वो अपने लेवल बेटा तो बेटे के कारे कंसिया, तुमको हमारी आज नहीं आती है, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी बहन रो रही, उसकी हालत खराब है, तुम्हारा एक भाई मर गया है, तुमको कभी समाज कभी घर की चिंता और हमारी याद नहीं आती है। साहब कांसीराम साहब बहुत ही नम आंखों से कहे कि माँ याद तो बहुत आती है, लेकिन जिसके बदौलत हम लोग हैं वो बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का सपना अभी साकार नहीं हुआ माँ। ये पूरा समाज हमारा घर है माँ, वो भी घर है। ये भारत का सभी जोगी झोपड़ी में रहने वाले लोग, अपने रिश्तेदार है, अपने भाई है, पूरा घर है माँ। जब भी याद आए हमारे, जब भी हमसे मिलने का मन करे, ऐसे ही जनसभाओं में आ जाना माँ। मैं क्षमा प्रार्थी, मैं घर वापस लौट के नहीं आऊंगा माँ। ऐसे रोते उनकी माँ फिर चली गई। महसूस किया कि कैसे कांसीराम साहब बार बार कदम कदम पे संघर्ष करके हमको आपको आज उस योग्य बना पाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की दौड़ में साहब। लेकिन उस जमाने में जब सरकार नहीं थी तो क्या कोई प्रधान हो पाता था, कोई विधायक हो पाता था? कभी हम लोगों ने कहा कि सत्ता का स्वाद चखाने वाले माननीय मसीहा कांसीराम साहब। और एक बात और कहें कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, मेरे समाज के लोगों घबराइए मत। सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन मिशन मूवमेंट चलना चाहिए, बहुजन विरासत की तरह आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ता रहेगा तो फिर से आप 2024 में सरकार बना लेंगे, लेकिन मिशन मूवमेंट चलता रहेगा तो घर घर में रोजी रोजगार, बहन बेटी
सुरक्षा, हर घर में शिक्षित लोग रहेंगे तो सत्ता आए सत्ता जाए हमारे लोग सुख संपन्न से रहेंगे। कहा तो भैया सही बात ना। इसलिए साथियों इस मिशन की बात के लिए आगे पड़ेगा। छोड़िए छोटी मोटी खाए को बंदियों को दीवारों से तो त्याग लाइए, जो त्याग बाबा साहब के अंदर था, जो त्याग माननीय मसीहा कांचीराम साहब के अंदर था, वो जुनून लाइए, जो जुनून साइकिल चला चला के माननीय कांचीराम साहब वो जुनून वो जज्बात वो लाना पड़ेगा, तब जाके संविधान आपका धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देगा। अब मैं विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कह के जा रहा हूँ कि संविधान संविधान तो संविधान कैसे बचाएंगे? तो संविधान बचाने के लिए आपको लड़ना नहीं है, आपको सड़कों पर उतरना है, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे मिलेंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और संविधान को चलाने वाले लोग अगर बुरे मिलेंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और जब संविधान 4-4 बार हमारे समाज के लोगों के हाथों में था तो संविधान सुरक्षित था। अब संविधान विरोधी लोगों के हाथों में चला गया है, इसलिए संविधान सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए साथियों बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दे के गए, और एक वोट के अधिकार ऐसे नहीं मिल गया साहब। वो लोग तो चाहते थे कि वोट सिर्फ राजा लोग थे, वो लोग तो चाहते थे कि वोट सिर्फ जमींदार लोग थे, वो लोग तो चाहते थे कि वोट सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे। अरे धन्य हमारे मसीहा बाबा साहब, क्योंकि उनको पता था कि हमारे समाज के लोगों के पास जमीन नहीं है, हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं है, हमारे समाज के लोग राजा महाराजा नहीं थे। 4-4 दिन तक हंगामा हुआ, 4-5वां दिन में बात बने कि आज से लंगड़ा लूला चमार पासी अधिकार तो नहीं है तुम्हारा, SC/ST माइनॉरिटी यानी अंतिम पंक्तियों में बैठा हुआ का वोट का जितना महत्व होगा उतनी वोट का महत्व देश का राष्ट्रपति का होगा साहब। जब जाके बात बनी, तब जाके अम्बेडकर साहब ने कहा कि आज से राजा किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आज से राजा इस लोकतंत्र और इस वोट की ताकत से पैदा होगा साथियों। आज से राजा इस लोकतंत्र से पैदा होगा साहब। यह वोट का अधिकार तब अगले कड़ी में मानव साहब ने कहा कि वोट एक बेच रहा, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बेच रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है, आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो बहन बेटी की सुरक्षा की बात करता हो। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा जो संविधान को बचाने की बात करता हो। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा जो युवाओं को रोजगार देने की बात करता हो। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा जो नेता हो वास्तविक गौतम बुद्ध साहब से लेके बाबा साहब की विचारधारा को धरातल पे उतारने की बात करता हो। जब वैसे लोगों को वोट देंगे तो आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा, आपका युवा सुरक्षित रहेगा साथियों। तो आइए 2024 में ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो हक अधिकार, रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान और शिक्षा की बात करें साथियों। मैं अपने बातों को विराम देने से पहले मैं कहता हूँ कि रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, युवाओं को शिक्षा दे न सके जो, युवाओं को रोजगार दे न सके जो, भारत का संविधान बचा न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल रही है, वो सरकार बदल रही है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल रही है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तब मैं कहता हूँ कि जुल्म ज्यादती पे जुबान खोलेगा कौन? बढ़ती हुई जुल्म ज्यादती पे जुबान खोलेगा कौन साहब? अगर हम भी चुप हो गए तो मुंह इस मनवादियों पे, इस सत्ता पे हमला बोलेगा कौन? हमला बोलेगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे समाज को बदलने के लिए, हम बढ़ेंगे संविधान को धरातल पे उतारने के लिए। और संकल्प लेते हैं आप सभी लीजिए, और जब हमको पुकारेंगे तब हम आएंगे, क्योंकि आपका खाता हूं तो आपकी बात करता हूं। तो संकल्प लीजिए कि सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा जयंती तभी हो जाएगा जब बाबा साहब का बहुजन महापुरुषों को कारवा को जब धरातल पे उतारेंगे। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो हम
जीतेंगे, क्योंकि आपका इतिहास कहता है, इतिहास वही दोहराता है जो पढ़ता है, और जो पढ़ता है वो लड़ता है साथियों। तो जब ये संविधान 2062 जिंदाबाद, यहाँ पे उपस्थित हुआ तो जिंदाबाद, आयोजक मंडल जिंदाबाद, मानवर मसीहा कांचीराम साहब अमर है। सभी संत गुरुओं की चरणों में नमन करते हुए अभिवादन को भी स्थापित करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।